बिना किसी और ऑप्शन के उन्होंने अपने मर चुके फ्रेंड्स और फैमिलीज के बॉडीज को खाना शुरू किया। ये डिसीजन आसान नहीं था कि ये खाना आसान हो जाए। पहले लोग सिर्फ स्किन, मसल और फैट खाते, लेकिन धीरे धीरे लंग्स, हार्ट और ब्रेन भी खाने लगे और 9 पैसेंजर्स की मौत हो गई और कुछ और लोग बाद में, और वो ऐसे ही कॉकपिट पर फंसा हुआ था। दर्द इतना ज़्यादा था कि उसने उस प्लेन के ही एक पैसेंजर को कॉकपिट में एक छोटा सा बॉक्स दिखाया जिसमें उनकी पिस्टल थी, जिसे लेकर उसे मार देने के लिए बोलते हैं। तो उन लोगों ने सीट्स के कॉटन, बेल्ट्स और शूज़ के लेदर को भी खाना शुरू कर दिया, जो उन्हें बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा था। के कंपाउंड फ्रैक्चर्स थे, वो जिंदा नहीं बचे। इसलिए उन लोगों ने सारे लिपस्टिक्स का जुगाड़ लगा के प्लेन के छत के ऊपर SOS लिखने की कोशिश की थी, लेकिन लिपस्टिक्स जल्दी ही खत्म हो गई और लेटर्स भी छोटे छोटे बने थे, जो ऊपर से बिल्कुल ही देखा नहीं जा सकता था। ऑथोरिटीज़ ने ऑफिशियली सर्च कैंसिल कर दी। 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वेन एयरफोर्स का एक चार्टर्ड फेयरचाइल्ड FH-22-7D प्लेन मॉन्टेविडियो से सैंटियागो की तरफ उड़ान भरता है, जिसमें एक रग्बी प्लेयर की टीम और उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। फ्लाइट का नंबर था उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571, लेकिन रास्ते में अर्जेंटीना के खौफनाक एंडीज के बर्फीले पहाड़ों पर मौसम अचानक खराब हो जाता है। प्लेन का डायरेक्शन और एल्टीट्यूड का अंदाजा बिगड़ चुका था और फिर एक ऐसा पल आया जहां से इंसान और कुदरत के बीच का जंग का असली इम्तिहान शुरू होता है, जब प्लेन सीधा बर्फ से ढके उन पहाड़ों से टकरा जाता है। पर सवाल ये है कि क्या कोई इंसान इतनी सख्त ठंड, भूख और मौत से लाचार होकर जिंदा कैसे रह सकता है, और अगर रह सकता है तो किस हद तक जाकर अपनी जिंदगी बचाएगा। यह है वो कहानी जो दुनिया को हमेशा याद रहेगी, एंडीज फ्लाइट ट्रेजेडी या मिरेकल्स ऑफ एंडीज के नाम से। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्लाइट में 45 पैसेंजर और क्रू मेंबर थे, जिनमें से 19 ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम के प्लेयर्स थे। साथ में उनके फैमिली मेंबर्स, सपोर्टर्स और फ्रेंड्स भी थे। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद ही 3 क्रू मेंबर और 9 पैसेंजर्स की मौत हो गई और कुछ और लोग बाद में ठंड और गंभीर चोटों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। 12 अक्टूबर 1972 में एक प्लेन मॉन्टेविडियो से सैंटियागो जा रहा था, लेकिन एंडीज के ऊपर मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होने के कारण प्लेन को सीधा एंडीज के पहाड़ों को क्रॉस करवाना सेफ नहीं था। इसलिए कैप्टन ने डिसाइड किया कि एक जगह है मेंडोजा नाम का, वहीं पे प्लेन को लैंड करके रिफ्यूल करना और मौसम बेहतर होने तक वहीं पे वेट करना। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और वो प्लेन पूरी रात मौसम बेहतर होने तक मेंडोजा पे ही वेट करता रहा। सुबह तक मौसम का कंडीशन ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ था, लेकिन दोपहर में हल्का सा मौसम ठीक हुआ। अराउंड 2:18 के करीब प्लेन फिर से मेंडोजा एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है। इस फ्लाइट पर एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि इसमें जो को पायलट था लिगुरारा, वो सिर्फ इस पहाड़ी इलाकों में कैसे प्लेन को उड़ाते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो सीखने आया था। मतलब इस फ्लाइट का एक अहम मकसद था उसको ट्रेन करना। प्लेन का रूट ये था कि वो लोग पहले मलारगे रेडियो बीकॉन से उड़कर, जो एक नेविगेशनल सिग्नल पॉइंट है जो प्लेन्स को माउंटेन्स में पोजीशन कंफर्म करने में हेल्प करता है, उसके बाद प्लैंगचोन क्रॉस करके चिली में घुसकर क्यूरिको के पास से उड़कर नॉर्थ डायरेक्शन से सैंटियागो लैंड करेंगे। पायलट्स ने सोचा कि वो लोग प्लैंगचोंग दोपहर के करीब 3:21 तक क्रॉस कर लेगा। प्लेन उस वक्त लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बादल इतने घने थे कि नीचे का कुछ भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट्स सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पर ही निर्भर कर रहे थे। प्लेन का स्पीड भी धीरे धीरे कम हो रहा था क्योंकि हवाएं उल्टी दिशाओं से बह रही थी। कुछ देर बाद को-पायलट ने रेडियो पर बोला कि हम लोग क्यूरिको पहुंच गए, लेकिन असल में प्लेन अभी भी बहुत दूर अर्जेंटीना के पहाड़ों के ऊपर था। इस माउंटेन एरिया में ग्राउंड रेडार नहीं था, ATC को प्लेन दिखा ही नहीं दे रहा था और उन्होंने पायलट्स की बात पर भरोसा कर लिया। फिर ATC ने क्लियरेंस दे दिया और बोला कि आप लोग 3500 मीटर तक की अपनी ऊंचाई कम कर सकते हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ATC को पता ही नहीं था कि प्लेन अभी भी उन ऊंचे पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा था। प्लेन का जो मेन पायलट था फराडस, पहले ही एंडीज पहाड़ों के ऊपर 29 बार फ्लाई कर चुके थे। इस फ्लाइट पर उनका मकसद था को पायलट लिगुरारा को ट्रेन करना, जो इस बार सब कंट्रोल संभाल रहे थे। प्लेन खुद 4 साल पुराना था और उसकी 792 घंटे की फ्लाइंग हो चुकी थी।
जैसे ही प्लेन नीचे जाने लगा, प्लेन को सीवियर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। शुरू में यंग रग्बी प्लेयर्स इस टर्बुलेंस पर जोक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्लेन माउंटेन्स के बहुत ही क्लोज आया, पायलट्स ने समझ चुके थे कि सिचुएशन बहुत ही खराब होने लगा है। पायलट्स ने मैक्सिमम पावर का अप्लाई किया ताकि प्लेन का आगे का हिस्सा पहाड़ के ऊपर उठता रहे, लेकिन 3:34 पर प्लेन का नीचे का हिस्सा अचानक पहाड़ से टकरा जाता है और अगले टकराव पे प्लेन के राइट विंग को तोड़ देता है और इसी टकराव की वजह से टेल का पीछे वाला हिस्सा भी अलग हो जाता है। पीछे का हिस्सा टूटने के साथ साथ प्लेन के पीछे एक बड़ा खुला होल बन जाता है। प्लेन में 45 लोग थे। जब टेल का पीछे का हिस्सा टूट गया तो पीछे बैठे 5 लोग तुरंत मर गए। प्लेन स्नो पर गिरते ही 725 मीटर नीचे ग्लेशियर पर 350 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से स्लाइड करता गया। जब प्लेन फाइनली बर्फ से टकराया तो अंदर के सीट्स टूटकर आगे की तरफ गए और पैसेंजर्स एक दूसरे के ऊपर दब गए और इसी वजह से कुछ और लोगों की तुरंत ही वहीं पे मौत हो गई। वो पायलट लिगुरारा जिंदा तो बच गए थे, लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा चोटें लगी थी। इंस्ट्रूमेंट पैनल के कुछ नुकीले इंस्ट्रूमेंट उनके शरीर के आर पार हो चुके थे और वो ऐसे ही कॉकपिट पर फंसा हुआ था। दर्द इतना ज्यादा था कि उसने उस प्लेन के ही एक पैसेंजर को कॉकपिट में एक छोटा सा बॉक्स दिखाया जिसमें उनकी पिस्टल थी, जिसे लेकर उसे मार देने के लिए बोलते हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और वो अगले दिन ही तड़पते हुए अपने जीवन से हाथ धो बैठे। पहले दिन के बाद 33 लोग जिंदा बचे, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग या तो सीरियस थे या फिर क्रिटिकल कंडीशन में। कई पैसेंजर के पैर टूट गए थे और जिनके कंपाउंड फ्रैक्चर्स थे वो जिंदा नहीं बचे। इस वक्त 2 मेडिकल स्टूडेंट रॉबर्टो कैनिजा और गुस्तावो जर्विनो ने जिम्मेदारी ली और सबसे पहले उनको ट्रीट करना शुरू किया जिनको बचाया जा सकता था। नैंडो प्राडो जो एक रग्बी प्लेयर थे, उनके सिर में गहरी चोट लगी थी, उनका सर फ्रैक्चर हो गया था और वो 3 दिन तक बेहोश पड़े थे। उनकी बहन सुजन पराडो भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी थी और बेहोश भी थी। एक और पैसेंजर जिनका नाम था एनरिक, उनके पेट के अंदर एक मेटल रॉड घुस गया था। जब उसे निकाला गया तो उसके साथ साथ उनके इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा भी बाहर आ गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तुरंत उठकर जख्मी पैसेंजरों का मदद करना शुरू किया। फ्लाइट के मिसिंग होने की खबर 1 घंटे के अंदर चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही 4 एयरक्राफ्ट भेजे जो प्लेन को उसके लास्ट रिपोर्टेड जगह पर ढूंढने लगे थे। शाम के 6 बजे तक ये खबर उरुग्वे के मीडिया तक भी पहुंच गई थी। जब एयरक्राफ्ट लोकेट नहीं हो पाया तो रेस्क्यू टीम के ऑफिशियल्स ने रेडियो रिकॉर्डिंग सुनी और कंक्लूड किया कि प्लेन शायद एंडीज के सबसे रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में क्रैश हुए हैं। इसके बाद उन लोगों ने एंडीज रेस्क्यू ग्रुप ऑफ चिली से हेल्प मांगी। दूसरे दिन रेस्क्यू मिशन और भी ज्यादा तरीके से होने लगी। अब अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के टोटल 11 एयरक्राफ्ट उस प्लेन को ढूंढ रहे थे। कुछ प्लेन तो क्रैश के साइड से ऊपर से भी निकल गई, लेकिन उन लोगों ने सफेद स्नो के ऊपर व्हाइट प्लेन को नहीं देख पाया। सर्वाइवर्स ने अपनी तरफ से रेस्क्यूअर्स को अट्रैक्ट करना चाहा, इसलिए उन लोगों ने सारे लिपस्टिक्स का जुगाड़ लगा के प्लेन के छत के ऊपर SOS लिखने की कोशिश की थी, लेकिन लिपस्टिक्स जल्दी ही खत्म हो गई और लेटर्स भी छोटे छोटे बने थे जो ऊपर से बिल्कुल ही देखा नहीं जा सकता था। फिर उन लोगों ने बहुत सारे सूटकेसेस को अरेंज करके स्नो पर एक बड़ा सा क्रॉस भी बनाया, पर उस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। उन्होंने 3 बार रेस्क्यू प्लेन्स को अपने ऊपर से गुजरते देखा, पर रेस्क्यूअर्स उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। एंडीज के एक्सट्रीम वेदर और सर्वाइवल की कम चांसेस देखकर रेस्क्यूअर्स का भी होप कम होता गया। 8 दिन की कंटिन्यूअस सर्च के बाद 21 अक्टूबर को अथॉरिटीज ने ऑफिशियली सर्च कैंसिल कर दी। फीटोर स्टॉर्च नाम के एक व्यक्ति ने शीट मेटल का यूज करके एक सोलर पावर्ड वाटर कलेक्टर बना लिया था ताकि पानी आसानी से पिया जा सके। स्नो ब्लाइंडनेस से बचने के लिए उन्होंने कॉकपिट के ग्रीन प्लास्टिक को काटकर ब्रास स्ट्रैप से सनग्लासेस बना लिया था। उलेन सीट्स को कवर करने से वो लोग गर्म रहे और सीट कुशन्स को स्नो शूज की तरह यूज किया गया था। उन लोगों ने एक छोटा सा AM ट्रांजिस्टर रेडियो प्लेन के सीट के नीचे से निकाला। रॉय हार्ली नाम का एक पैसेंजर ने इलेक्ट्रिक वायर का यूज करके लॉन्ग एंटीना बनाया और 11वें दिन उन लोगों को पता चलता है, वो लोग रेडियो पर सुनते हैं कि उनकी सर्च ऑफिशियली कैंसिल कर दी गई है।
बचे हुए लोग ये न्यूज़ सुनते ही रोना और दुआ करना शुरू कर दिया था। लेकिन गुस्तावो, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था, प्लेन के बाहर आया और चिल्लाकर बोला, हे बॉयज, रेडियो से एक अच्छी खबर मिली, सर्च कैंसिल कर दिया गया। फिर एक पैसेंजर चिल्लाकर गुस्तावो को बोलता है, ये अच्छी खबर कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि अब हमें खुद से यहां से निकलना होगा। एक इंसान के साहस ने पूरे ग्रुप को हिम्मत दी और उनके अंदर एक नई उम्मीद और ऊर्जा जगी कि वो लोग अपने दम पर ही सरवाइव करेंगे। सर्वाइवर्स के पास खाने के लिए बहुत ही कम चीजें थी। उन्होंने प्लेन में से 8 चॉकलेट बार्स, 3 छोटे जैम के जार्स, 1 पैकेट आमंड्स का, कुछ कैंडी, ड्राई फ्रूट्स और कुछ बॉटल वाइन मिला था। लेकिन ये सिर्फ 1 हफ्ते के तक ही काफी था। एक पैसेंजर के मुताबिक उन्होंने 3 दिनों में सिर्फ 1 चॉकलेट और 2 कैंडी खाया था, क्योंकि इतने ठंड में कोई भी पौधा या जानवर नहीं था। जब प्लेन का खाना खत्म हुआ तो उन लोगों ने सीट्स के कॉटन, बेल्ट्स और शूज़ के लेदर को भी खाना शुरू कर दिया, जो उन्हें बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा था। जब उन लोगों को पता चला कि रेस्क्यू मिशन कैंसिल हो गया है और भूख से मौत निश्चित है, तब सर्वाइवर्स ने एक दूसरे को परमिशन दे दी कि अगर उनमें से कोई मर जाए तो उनका बॉडी खाने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। बिना किसी और ऑप्शन के उन्होंने अपने मर चुके फ्रेंड्स और फैमिलीज के बॉडीज को खाना शुरू किया। ये डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर मर चुके लोग क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव्स थे। एक पैसेंजर ने टूटे हुए कांच से मांस का एक छोटा सा टुकड़ा खाकर दिखाया और एग्जाम्पल सेट किया। अगले कुछ दिनों में कुछ और लोग इसे फॉलो किया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसे रिफ्यूज कर रहे थे। उन लोगों ने इंसानी मांस को धूप में सुखाया ताकि ये खाना आसान हो जाए। पहले लोग सिर्फ स्किन, मसल और फैट खाते, लेकिन धीरे धीरे लंग्स, हार्ट और ब्रेन भी खाने लगे। तो ये था इस वीडियो का पहला पार्ट, यानी मिरेकल ऑफ एंडीज का पहला पार्ट। सो अगर आप लोगों को सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो अगर 100 लोगों ने भी कमेंट्स कर दिए कि सेकंड पार्ट बोलकर, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।